हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज लोगों को ज्ञान दर्पण प्रकाशन द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए वॉल्यूम 2 के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट जो प्रकाशित किया गया है, इसमें सेट 4 को करवाने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट से आप लोग आगामी दरोगा परीक्षा में काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो सेट 4 के अंतर्गत प्रथम प्रश्न है, किस राज्य में स्थित कोट्टूर हाथी पुनर्वास केंद्र को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का विश्व का सबसे बड़ा हाथी केयर सेंटर बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। तो केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित कोट्टूर हाथी पुनर्वास केंद्र को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का विश्व का सबसे बड़ा हाथी केयर सेंटर बनाया जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 2, भारत के किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 3, किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम। असम राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 4, प्रोजेक्ट एयर केयर किस क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरुग्राम। द प्रोजेक्ट एयर केयर गुरुग्राम में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 5, विश्व का अपनी तरह पहला बच्चों के लिए ट्राम पुस्तकालय भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में बाल दिवस के अवसर पर दुनिया का अपनी तरह का पहला बच्चों के लिए ट्राम पुस्तकालय शुरू किया गया है। ट्राम एक प्रकार रेल वाहन है जो सार्वजनिक सड़कों पर ट्रामवे पटरियों पर चलता है। प्रश्न संख्या 6, भारत का पहला मास गार्डन भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। तो भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। मास गार्डन उत्तराखंड के नैनीताल में शुरू किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शरद में या ठंडे में, और गैरसेन जो है गर्मी की राजधानी है। प्रश्न संख्या 7, पूर्वोत्तर भारत में गायों के लिए पहला अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत में गाय का पहला अस्पताल स्थापित किया गया है। इस गौशाला का नाम सुरभि आरोग्यशाला रखा गया है। प्रश्न संख्या 8, अमेरिकी ओपन 2020 पुरुष एकल के विजेता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोमिनिक थिएम। अमेरिकी ओपन 2020 पुरुष एकल विजेता डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया के हैं, जबकि महिला एकल विजेता नाओमी ओसाका जापान की हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, जबकि महिला एकल विजेता सोफिया केनिन अमेरिका की है। फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल स्पेन के हैं, जबकि महिला एकल विजेता ईगा स्वियातेक पोलैंड की हैं। अब विंबलडन 2020 कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 9, 30 जून 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ठीक है, अब वर्तमान में जो है उस समय जून 2020 में शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक थे, जबकि वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान बन गए हैं।
और शिक्षा मंत्रालय का भी नाम मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब केंद्र में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को फैक्ट को याद रखेंगे स्टूडेंट लोग। एक वर्चुअल समारोह में प्रोग्रामिंग एवं डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम लॉन्च किया। यह पाठ्यक्रम किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार एवं पेश किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा प्रोग्रामिंग एवं डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 10, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 120वां। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ, जबकि अंतिम स्थान उत्तर कोरिया को 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 11, फरवरी 2020 में भारत ने किस देश के साथ बस सेवा संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार। फरवरी 2020 में भारत ने म्यांमार के साथ बस सेवा संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बस मांडले म्यांमार से इम्फाल मणिपुर के बीच चलाया जाएगा। प्रश्न संख्या 12, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस किस राज्य में शुरू हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस महाराष्ट्र को मुंबई से पुणे के बीच शुरू की गई। इस बस का नाम सिवई है। प्रश्न संख्या 13, भारत ने अपना पहला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर किस देश में स्थापित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजर। तो भारत ने अपना पहला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर नाइजर में स्थापित किया है। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में भारतीय मूल के व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना गया है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरीनाम। दक्षिण अमेरिका देश सूरीनाम में भारतीय मूल के व्यक्ति चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। प्रश्न संख्या 15, किस राज्य में मई 2020 में अम्फान चक्रवात आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। तो मई 2020 में अम्फान चक्रवात से पश्चिम बंगाल में आधारभूत संरचना को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। नाबार्ड के पश्चिम बंगाल राज्य के बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए 795 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता दिया है। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में भारत सरकार ने अपने किस पड़ोसी देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। द नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तत्वावधान में श्रीलंका में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में है। प्रश्न संख्या 17, जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारत के सहयोग से निर्मित नए सुप्रीम कोर्ट भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरिशस। तो 30 जुलाई 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में भारत के सहयोग से निर्मित नए सुप्रीम कोर्ट भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। प्रश्न संख्या 18, जुलाई 2020 में किस देश ने कोरोना महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर काम करने वाली भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। तो जुलाई 2020 में सिंगापुर ने कोरोना महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर
काम करने वाली भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है? प्रश्न संख्या 19, हाल ही में किस अरब देश ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। इस उपग्रह का नाम होप है। जून 2020 में किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान ने। तो जून 2020 में ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, क्योंकि इराक की राजधानी बगदाद में ड्रोन हमले में ईरान के एक प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी को हमले में मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 21, फरवरी 2020 में कहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं तालिबान के मध्य ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कतार, दोहा में। कतार की राजधानी है। तो 29 फरवरी 2020 को दोहा, कतर में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं तालिबान के मध्य ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस इस्लामिक देश ने अपना पहला सैन्य जासूसी उपग्रह नूर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान। अप्रैल 2020 में इस्लामिक देश ईरान ने अपना पहला सैन्य जासूसी उपग्रह नूर ग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में सुर्खियों में रहा ताल ज्वालामुखी फिलीपींस के किस द्वीप पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुजान। फिलीपींस की राजधानी मनीला से दक्षिण लगभग 70 किलोमीटर दूर लुजान द्वीप पर ताल ज्वालामुखी स्थित है। प्रश्न संख्या 24, जनवरी 2020 में कैटरीना सकेलारोपूलो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनान। जनवरी 2020 में कैटरीना सकेलारोपूलो यूनान देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। प्रश्न संख्या 25, फरवरी 2020 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल में पुनः शामिल हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव। 1 फरवरी 2020 को मालदीव राष्ट्रमंडल में पुनः शामिल हुआ। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 54 सदस्य हैं। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 26 से 30 के बीच में अंकगणित से संबंधित प्रश्न है, अतः इसका मैं केवल आप लोग को आंसर बता दे रहा हूँ। ऐसे प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 120 है, उनके वर्गों का योग 289 है, तो उन संख्याओं का योग क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23। यदि मनोज अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपया बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5000। प्रश्न संख्या 28, यदि 15 संतरों का मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25%। प्रश्न संख्या 29, शरद ने 900 रुपये में 2 बैग खरीदे। उसने एक को 25% लाभ और दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों बैगों के लिए क्रय मूल्य क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 337.5 रुपया और 562.5 रुपया। फिर है प्रश्न संख्या 30, राकेश और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5 और 4 है।
3 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्रमशः 11 और 9 होगी। तो सतीश की वर्तमान आयु क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 वर्ष। प्रश्न संख्या 31, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को और सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय है, जिसने तराई के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, किंतु 192 ईस्वी में तराई के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। अब पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंद्रवरदायी थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। प्रश्न संख्या 33, प्रसिद्ध लेखक विज्ञानेश्वर की रचना किसका है? तो ये मिताक्षरा है। तो विज्ञानेश्वर की रचना मिताक्षरा है। शूद्रक का रचना मृच्छकटिकम है, जिसका अर्थ है मिट्टी का खिलौना। विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र है और कलहन की रचना राजतरंगिणी है। प्रश्न संख्या 34, संगम में उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास के व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र। फिर प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35 में है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चोल कला। प्रश्न संख्या 36, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राजपूत नरेश ने किया था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राजपूत नरेश कृष्ण प्रथम था। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा है। यह शैलकृत गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दीवान-ए-मुस्तखराज। दीवान-ए-मुस्तखराज का स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ये राजस्व विभाग से संबंधित है। दीवान-ए-अमीर-वही का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, ये कृषि विभाग से संबंधित है। दीवान-ए-खैरात फिरोज तुगलक ने स्थापित किया, दान विभाग से संबंधित है। और दीवान-ए-रियासत अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, यह बाजार नियंत्रण से है। प्रश्न संख्या 38, तालीकोटा का युद्ध हुआ था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1565। तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, बिदर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने विजयनगर के शासक सदाशिव राय को पराजित किया था। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतर को प्रचलित किया। प्रश्न संख्या 40, सर्व कर लगाया जाता था, ये किस पे लगाया जाता था? सिंचाई कर था। ये सर्व किस टाइप का? सिंचाई पर कर। तो सर्व कर सिंचाई पे लगाया जाता था, इसे फिरोज तुगलक ने आरंभ करवाया। इसके अलावा फिरोज तुगलक ने जजिया, ज़कात, खम्स और खुम्स को भी लाया था।
प्रश्न संख्या 41, निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागार्जुन। ठीक है, तो तुकाराम, त्यागराज या वल्लभाचार्य तो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं, जबकि नागार्जुन जो है ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में शून्यवाद के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से संबंधित खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती का स्थापना किया था, जिन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 1987 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे, जबकि नेल्सन मंडेला को 1990 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। प्रश्न संख्या 43, मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्म से। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति कर्म के द्वारा संभव है। प्रश्न संख्या 44, किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। भारत के हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल ताबो मठ स्थित है। इस मठ की स्थापना रिचेन जांगपो द्वारा 996 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न संख्या 45, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंधित है। प्रश्न संख्या 46, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाबली से। तो दक्षिण भारत का ओणम त्यौहार केरल से संबंधित है। यह मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह चिनगम में पड़ता है। 10 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार भक्त प्रहलाद के पौत्र महाबली, जिसकी कथा विष्णु के वामनावतार से संबंधित है, कि गृह वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ओणम पर्व के दौरान घरों में अतापू बनाई जाती है, जो कि घर में रंगोली निर्माण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 46, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्क टूली। तो मार्क टूली ने हार्ट ऑफ इंडिया लिखा है, जबकि एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 विंग्स ऑफ फायर लिखा है, जबकि तस्लीमा नसरीन ने लज्जा लिखा है, और जॉर्ज ऑरवेल का है 1984। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यरवदा। तो यरवदा जेल जो है पूना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस जेल में ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय में एक पंचायत जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कहा गया। यरवदा जेल पूना में बंदी के दौरान 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। पूना समझौता के अनुसार प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। वहीं बारदोली जो है सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। तत्पश्चात सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी मामले की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। फिर हो गया चौरी चौरा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में अवस्थित
चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत क्रोध से पागल भीड़ ने 22 पुलिस जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। अतः 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। फिर देखते हैं नोआखली। नोआखली जो था पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहाँ स्वतंत्रता के समय भीषण दंगे हुए। स्वतंत्रता के समय दंगा रोकने के लिए गांधी जी आमरण अनशन किए थे। प्रश्न संख्या 48, बेवल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1945। तो बेवल योजना वर्ष 1945 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी का गठन किया जाए और उसमें सभी दलों के प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस परिषद में वायसराय या सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य प्रतिरक्षा विभाग के वायसराय के अधीन होंगे। कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। कांग्रेस के सभी गिरफ्तार नेता रिहा किए जाएंगे तथा शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। प्रश्न संख्या 49, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने एक प्रस्ताव पारित कर स्वतंत्र एवं प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की गई। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेगू ने भारत के संबंध में ब्रिटिश सरकार की भावी नीति की घोषणा की। मॉन्टेगू घोषणा का निष्कर्ष भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार द्वारा यदि केंद्र में एक अंतरिम सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार को सहयोग कर सकती है। अतः वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। गांधी जी द्वारा अगस्त 1942 में अगस्त संकल्प या करो या मरो के नारे के भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, प्रारंभ करने की घोषणा की। प्रश्न संख्या 50, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1957 में। तो केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य का गठन वर्ष 1957 ईस्वी में किया गया था। इस वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने कांग्रेस को हराया। केरल के मुख्यमंत्री EMS नंबूदिरीपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया। प्रश्न संख्या 51, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कराची अधिवेशन 1931। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। इसका वर्णन यंग इंडिया में है। प्रश्न संख्या 52, लोकसभा में मान्यता प्राप्त दलों के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 55। तो मान्यता प्राप्त दल के लिए लोकसभा में न्यूनतम 55 और राज्यसभा में न्यूनतम 25 सदस्य होना आवश्यक है, जो कि संसद की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10% के बराबर है। विपक्षी दलों के नेता के रूप में केवल दल का उल्लेख है, चुनाव पूर्व या चुनाव पश्चात गठबंधन का नहीं। अब पहली बार 1969 ईस्वी में चौथी लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन के बाद डॉक्टर राम सुभग सिंह लोकसभा में विपक्ष के नेता घोषित किए गए थे। फिर संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए किस वर्ष कॉलेजियम प्रणाली का गठन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1993। तो संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए 1993 ईस्वी में कॉलेजियम प्रणाली का प्रावधान किया गया। इसके स्थान पर 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2014, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 बन गया। इसके द्वारा संविधान में नए अनुच्छेद 124A,
124 बी तथा 124 सी का समावेश किया गया, किंतु बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन को असंवैधानिक घोषित किया और कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा। प्रश्न संख्या 54, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस न्यायाधिकरण का गठन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया। न्यायाधिकरण को उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के बाद भारत विश्व में तीसरा ऐसा देश है जहां पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए अलग से न्यायालय की स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 55, भूमि अधिग्रहण कानून किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014। तो भू अधिग्रहण विधेयक 2013 लोकसभा द्वारा 29 अगस्त तथा राज्यसभा द्वारा 4 सितंबर 2013 को पारित इस विधेयक को राष्ट्रपति ने 27 सितंबर को मंजूरी प्रदान कर दी थी। यह अधिनियम 1 जनवरी 2014 से लागू किया गया था। इस प्रकार इस अधिनियम ने 119 वर्ष पुराने 1894 ईस्वी के भूमि अधिग्रहण कानून का स्थान लिया। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर बेनेगल राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय जज 1950 के दशक में बेनेगल राव थे। डॉक्टर नागेंद्र सिंह 70 के दशक में, रघुनंदन पाठक 1980 के दशक में, दलवीर भंडारी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्ष 2012 में निर्वाचित हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड्स के हेग में स्थित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल 15 पद हैं। प्रश्न संख्या 57, भारत में पहली मोबाइल अदालत का गठन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। तो भारत में पहली बार मोबाइल अदालत का उद्घाटन 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना नामक स्थान पर किया गया। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम ने की थी, जबकि राष्ट्रीय अदालत स्थापित करने का प्रथम अभिनव प्रयोग नवंबर 2006 में गुजरात में किया गया। प्रश्न संख्या 58, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लोकसभा में 11 मई 2005 को तथा 12 मई 2005 को राज्यसभा ने पारित किया, जिस पर 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम भारत में लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने से पूर्व तमिलनाडु में 1997 ईस्वी में लागू था। सूचना का अधिकार अधिनियम में वर्ष 2019 में संशोधन किया गया, जिससे केंद्रीय सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल तथा वेतन भत्ता सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम राजस्थान से प्रारंभ हुई। राज्य में सूचना के अधिकार के लिए जन आंदोलन की शुरुआत 90 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा अरुणा राय की नेतृत्व में भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में हुई। विश्व में सर्वप्रथम सूचना के अधिकार का कानून बनाने का श्रेय स्वीडन को जाता है। प्रश्न संख्या 59, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1964। तो भारत सरकार ने फरवरी
भारत सरकार ने फरवरी 1964 में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया था। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल पद ग्रहण से 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो निर्धारित है। प्रश्न संख्या 60, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1963। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो का स्थापना अप्रैल 1963 में किया गया। इसका प्रमुख कार्य विभिन्न तरह के अपराध और सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करना है। वर्तमान में सीबीआई डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला हैं। प्रवर्तन निदेशालय भारत के वित्त मंत्रालय के अधीन एक प्रशासनिक कार्यालय है। इसका मुख्य कार्य फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को लागू करना होता है। प्रश्न संख्या 61, भारत में कुल निम्नलिखित में से कौन से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समाजवादी पार्टी। तो वर्तमान में कुल 8 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं जो इस प्रकार हैं: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, तो ये 8 जो पार्टी है राजनीतिक दल हैं वो मान्यता प्राप्त है। प्रश्न संख्या 62, डियागो गार्सिया द्वीप की खोज किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1500। तो डियागो गार्सिया द्वीप की खोज 1500 ईस्वी में की गई। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। पुर्तगाली खोजकर्ता डियागो गार्सिया ने इस द्वीप की खोज की। शीत युद्ध के समय अमेरिका और ब्रिटेन ने यहाँ वायु नौसेना का ईंधन आपूर्ति केंद्र बनाया। वर्तमान में यहाँ दोनों देशों के सामरिक वायु एवं थल सैन्य अड्डे हैं। प्रश्न संख्या 63, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप में स्थित है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होन्शु। जापान की राजधानी टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप जापान का विशालतम द्वीप है। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होन्शु, होक्काइडो, होदोरी और शिकोको का समूह है। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित झीलों में कौन सी पूर्णतः अमेरिका में स्थित है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिशिगन। तो मिशिगन झील अमेरिका में स्थित है। शिकागो शहर अमेरिका की मिशिगन झील पर स्थित है। सुपीरियर झील पर कनाडा की थंडरबे नगर तथा अमेरिका की डुलुथ नगर अवस्थित है। ओंटारियो झील पर कनाडा की टोरंटो और हैमिल्टन शहर स्थित है। इरी झील पर अमेरिका की टोरंटो और क्लीवलैंड एवं बफेलो शहर स्थित है। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि या जलडमरूमध्य जावा सागर एवं हिंद महासागर में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंडा। जल संधि सागर अवस्थित है सुंडा, जावा सागर एवं हिंद महासागर इंडोनेशिया में। मलक्का, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर इंडोनेशिया और मलेशिया में। टॉरस, अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में। जिब्राल्टर में भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर स्पेन और मोरक्को में। प्रश्न संख्या 66, करीबा बांध जो है किस नदी पे बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाम्बेजी नदी पे। प्रश्न संख्या 67, झूम किसे कहते हैं? तो एक ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, कृषि की एक पद्धति है। तो झूम कृषि की पद्धति है। झूम कृषि के अंतर्गत वनों जंगलों को काटकर या जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। झूम कृषि
उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। झूम कृषि को असम में झूम, आंध्र प्रदेश में पोड्डू, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में बेवार, पेंडा, मसान, डहिया, पश्चिमी घाट में कुमार इत्यादि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमेटाइट। तो बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट खनन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालाहांडी। तो कालाहांडी उड़ीसा में है, यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। जावर राजस्थान में है, जस्ता और सीसा के लिए। कोलार कर्नाटक में सोना के लिए। झारखंड में मोसाबनी तांबा के लिए। प्रश्न संख्या 70, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थोरियम। तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है। भारत में पुलीन बालू में अवस्थित मोनाजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। थोरियम उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पर, झारखंड द्वितीय स्थान पर, बिहार तृतीय स्थान पर है। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन। तो सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट की मुख्य सहायिका है, जो कि उत्तर दिशा की ओर बहती है। प्रश्न संख्या 72, रेड डाटा बुक का संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। तो रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 64 में की गई थी। प्रश्न संख्या 73, हरितगिरी प्रभाव का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। प्रश्न संख्या 74, जलवायु परिवर्तन का कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे पहला है ग्रीन हाउस गैस, दूसरा है ओजोन परत का क्षरण, तीसरा है प्रदूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैसों एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार है। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में अधिक होती है, यद्यपि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। प्रश्न संख्या 76, वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था किस शहर में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस में। तो वर्ष 2015 में जलवाष्प परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ। वर्ष 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में हुआ। वर्ष 2020 में COP26 UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल नवंबर 2020 में ग्लासगो ब्रिटेन था, किंतु कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया। और वर्ष 2021 में COP26 का आयोजन नवंबर 2021 में ग्लासगो ब्रिटेन में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भेड़। तो
पहला सफल क्लोन भेड़ था। डॉली नामक भेड़ के क्लोन का जन्म स्कॉटलैंड स्थित रॉसली इंस्टीट्यूट में 1996 में यान बिलमुट और उसके साथियों ने किया था। फिर प्रश्न संख्या 78, सुनहरा चावल में प्रचुरता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। तो सुनहरा चावल या गोल्डन चावल में विटामिन ए की प्रचुरता है। गोल्डन राइस या सुनहरा चावल जैव प्रौद्योगिकी उपलब्धि है, जिसके फलस्वरूप प्रोफेसर इंगो पोट्रिक्स और डॉक्टर पीटर वेयर हैं। इस चावल का रंग सुनहरा होता है। इसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है, जो हमारे शरीर में पहुंचने पर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है तथा यह विटामिन आँख के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से किस देश में कोरोनी त्वरण, पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन और ग्लासनोस्ट खुलापन कार्यान्वित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोवियत संघ। 11 मार्च 1985 को गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपनी विशिष्ट नीतियों के तहत उस्क्रायनी त्वरण, पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन और ग्लासनोस्ट खुलापन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 80, सेडान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1870। तो सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस बनाम वर्षा के बीच हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। प्रश्न संख्या 81, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट। प्रश्न संख्या 82, BIOS का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रश्न संख्या 83, मुद्रास्फीति का आवश्यक गुणधर्म है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्यों का बढ़ना। मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। यद्यपि सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है, क्योंकि इसमें उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किंतु इसकी अधिकता अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। प्रश्न संख्या 84, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। इसी से प्रभावित होकर 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-78 का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता निर्धारित किया गया। प्रश्न संख्या 85, वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियन। तो वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो, रेडियन कहलाता है। रेडियन कोणीय विस्थापन का मात्रक है। प्रश्न संख्या 86, चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा। तो चाबी भरी हुई घड़ी में यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा को ही संयुक्त रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चाबी भरी हुई घड़ी, फेंके गए पत्थर, खींचा हुआ तार आदि में यांत्रिक ऊर्जा होती है। प्रश्न संख्या 87, पिंड का भार जो है कैसा है? तो ध्रुवों पे सर्वाधिक होता है। प्रश्न संख्या 88, जब भू स्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है तब यह गति करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जब भूस्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है तब यह गति करता है भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर। भूस्थिर कक्षा अथवा भूमध्य रेखीय भूस्थिर कक्षा पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित उस कक्षा को कहा जाता है जहां पर यदि कोई उपग्रह है तो यह पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देगा। यह कक्षा भूमध्य रेखा पर स्थित होगी एवं उपग्रह के घूर्णन की दिशा में पृथ्वी के घूर्णन के समान होगी। प्रश्न संख्या 89, बर्फ के पिघलने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बर्फ के पिघलने से क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयतन घट जाता है। तो बर्फ के पिघलने से आयतन घटता है। प्रश्न संख्या 90, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन द्वारा। अशुद्ध कपूर को शुद्ध ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 91, परमाणु के 3 मूल अवयव हैं, ठीक है। नहीं, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सुधार लें। परमाणु के 3 मूल अवयव निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटियम। वो मूल अवयव नहीं है। तो परमाणु के 3 मूल अवयव कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जबकि प्रोटियम नहीं है मूल अवयव। प्रश्न संख्या 92, किस रासायनिक बंध को आयनिक बंध भी कहा जाता है? विद्युत, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत संयोजी बंध। तो विद्युत संयोजी बंध को आयनिक बंध भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 93, पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 94, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Na2CO3। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 95, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, टैक्सोनॉमी। जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। सांप का अध्ययन सर्पेटोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन। तो लाइकेन प्रदूषण संकेतक पौधा है। यह 2 पूर्णतः भिन्न वनस्पतियों से निर्मित द्वैत पादप है। लाइकेन एकल जीव नहीं है बल्कि संयुक्त जीव है। यह कवक तथा शैवाल के परस्पर सहजीवी संबंध का परिणाम है। लाइकेन के प्रकार, आकार एवं संरचना के आधार पर ट्रस्टोज, पेलियोज और फ्रूटियोज हैं। प्रश्न संख्या 97, निम्न में से कौन एक मीन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश एक मीन है। प्रश्न संख्या 98, मरूदभिद किस दशा में उत्पन्न होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्ण एवं शुष्क। मरूदभिद उष्ण एवं शुष्क दशा में होते हैं। मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा, ऑप्शन सी, प्लीहा। तो प्लीहा को मानव शरीर के लिए लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा या तिल्ली एक अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है।
मानव में तिल्ली पेट में स्थित होता है। यह पुरानी लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है तथा रक्त का संचित भंडार भी है। यह रोग निरोधक तंत्र का एक भाग है। प्रश्न संख्या 100, बिहार के किस जिले में नागी बर्ड सेंचुरी अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुई जिला में। तो नागी पक्षी बिहार के जमुई जिला में स्थित है, जबकि कांवर पक्षी बिहार बेगूसराय जिला में है, जिसे हाल ही में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। वेणु वन एवं घोर कटोरा पार्क राजगीर में है। पंत अभयारण्य नालंदा में है, ठीक है। और राजगीर में ही देश का दूसरा ग्लास ब्रिज बनाया गया हाल में। और दरभंगा में कुशेश्वर पक्षी विहार है, ठीक है। तो इस प्रकार मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण प्रकाशन के अंतर्गत बिहार दरोगा के लिए जो पुस्तक प्रैक्टिस पेपर प्रकाशित किया गया है, उसमें सेट 4 का पूरे 100 प्रश्न को हल करा दिया गया है व्याख्या के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे सभी स्टूडेंट्स काफ़ी लाभान्वित होंगे, ठीक है। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।